डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे MPPSC MP सेट 2026 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आने वाली 1 मार्च को 100% हेल्प करेंगे। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाती है तब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऑप्शन बी, कुल उपयोगिता बढ़ने लगती है। ऑप्शन सी, कुल उपयोगिता घटने लगती है। या ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी राइट है। कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटने लग जाती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, गोशेन का दूसरा नियम। ऑप्शन बी, मांग का नियम। ऑप्शन सी, उपयोगिता का नियम। ऑप्शन डी, आई का प्रभाव अधिक होता है। बताइए गाइज इसका आंसर क्या आएगा? सम सीमांत उपयोगिता नियम। ओके, बताइए इसका ऑप्शन ए इज द राइट, गोशेन का दूसरा नियम आएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेस संतुलन इक्विलिब्रियम के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए, खिलाड़ी आपस में समझौता करते हैं। ऑप्शन बी, कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति से विचलित नहीं होना चाहता। ऑप्शन सी, यह केवल सहकारी खेलों में पाया जाता है। ऑप्शन डी, इसमें हमेशा सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट। नेस संतुलन के संदर्भ में क्या सही है? कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति से विचलित नहीं होना चाहता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैदियों की दुविधा में संतुलन की स्थिति क्या होती है? कैदियों की दुविधा में संतुलन की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए, दोनों का मौन रहना। ऑप्शन बी, दोनों का दोष स्वीकार करना। ऑप्शन सी, एक मौन रहना और एक का स्वीकार करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? बताइएगा इस ऑप्शन क्या आएगा? बी इज द राइट, दोनों का दोष स्वीकार करना। कैदियों की दुविधा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवसर लागत वक्र की मान्यता है कि ए, उत्पादन का एकमात्र कारक श्रम है। ऑप्शन बी, वस्तु की कीमत अथवा लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी, श्रम समरूप है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट गाइस। वस्तु की कीमत अथवा लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाया जा सकता है। अवसर लागत वक्र की मान्यता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु की मांग लोच EP इलास्टिसिटी प्राइस इकाई से कम है, E छोटा है 1 से, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता का कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन ए बढ़ेगा। ऑप्शन बी घटेगा। ऑप्शन सी स्थिर रहेगा। या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट, बढ़ेगा। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है और ई छोटी है ना, ई क्या है? छोटी है 1 से, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता का कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आयात है ना, आयात की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि का
ऑप्शन ए, गुणांक पर वही प्रभाव होता है जो कि एमपीसी में वृद्धि का होता है। ऑप्शन बी, गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी, गुणांक के मूल्य में वृद्धि होगा, या ऑप्शन डी, गुणांक का मूल्य घटेगा। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट। गुणांक पर वही प्रभाव होता है जो कि एमपीसी में वृद्धि का होता है। ओके गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है, आय की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि का गुणांक पर वही प्रभाव होता है जो कि एमपीसी में वृद्धि का होता है। विदेशी व्यापार गुणांक के एफ बराबर 1/MPS प्लस MPS बराबर सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPM बराबर सीमांत आय प्रवृत्ति होता है गाइस, और MPM बटे है ये है ना, लेस देन मोर देन, ये इस टाइप से है। ओके गाइस, ये है ना, ओके, ये भी ऊपर है ना, इस टाइप से है। देखिए ये ऐसा आएगा, है ना, ये इधर है और ये भी है। ओके, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है जो कि मांग वक्र, ऑप्शन ए क्षैतिज रेखा है, या ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऑप्शन सी आयताकार अति प्रवलय है, या ऑप्शन डी अधोमुखी गतिमान रेखा है। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है जो कि मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा, या आयताकार अति प्रवलय, या अधोमुखी गतिमान रेखा। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट गाइस, अधोमुखी गतिमान रेखा होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब किसी वस्तु की मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो समलोच मांग या इकाई मांग की लोच होगी। ओके गाइज, जब किसी वस्तु की मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो समलोच मांग या इकाई मांग की लोच होगी। ओके गाइज, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बाजारों की आवंटन एवं तकनीकी क्षमता, ऑप्शन बी, कारोबारी के साथियों का तुलनात्मक लाभ और व्यापार की शर्तें, ऑप्शन सी, आय वितरण में क्षमता की डिग्री, या ऑप्शन डी, विश्व भर में बाजार कीमतों और मात्राओं का संतुलन। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट, आय वितरण में समता की डिग्री होगी। ओके गाइस, इसको किसने दिया है? मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्स और लॉरेंज ने दिया है, लॉरेंज ने दिया है। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है गाइस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तादात्म्य रखता है? ऑप्शन ए, बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं, ऑप्शन बी, कुल परिव्यय प्राप्त आय, ऑप्शन सी, बजट घाटा लोक उधार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इस राइट ऑप्शन क्या है? राजकोषीय घाटा के बारे में है, बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है गाइज, ए इज द राइट, बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं, सरकारी बाजार और उधार और देयताएं, ऑप्शन ए इज द राइट। ओके गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11,
राइजिंग इमिस राइजिंग समृद्धि की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? बताइए, ये इस मात्रा इस टाइप से इमिस राइजिंग समृद्धि की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? ऑप्शन ए जगदीश भगवती, ऑप्शन बी सैमुअलसन, ऑप्शन सी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन या ऑप्शन डी हैरोल्ड डोमर मॉडल। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट, जगदीश भगवती ने दिया है इमिस राइजिंग समृद्धि की अवधारणा। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके ये एक्सप्लेनेशन जगदीश भगवती ने दिया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 12, मांग की कीमत लोचकता का मापक नीचे से कौन सा है? बताइए, इसमें से कौन सा है ना, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिभुज क्यू इंटू, है ना, त्रिभुज क्यू एक्स बटे त्रिभुज पी एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है त्रिभुज पी एक्स बटे त्रिभुज क्यू एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स। बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या है गाइस? ऑप्शन सी है त्रिभुज क्यू एक्स बटे त्रिभुज पी एक्स इंटू त्रिभुज क्यू एक्स बटे पी एक्स, या ऑप्शन डी है त्रिभुज क्यू एक्स बटे त्रिभुज पी एक्स। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब गाइस इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट। ओके, ए इज द राइट, त्रिभुज क्यू एक्स बटे त्रिभुज पी एक्स इंटू पी एक्स बटे त्रिभुज क्यू एक्स। ओके, त्रिभुज क्यू एक्स बटे त्रिभुज पी एक्स इंटू पी एक्स बटे क्यू एक्स। ओके गाइस, इस टाइप्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन है, अर्थात कीमत व वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन का अर्थ उनमें आनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन से होता है। मांग की मूल्य लोच। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, यदि अर्थतंत्र तरलता पिंजर में होता है तो ऑप्शन ए वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है, ऑप्शन बी मुद्रा नीति अधिक प्रभावशाली होती है, ऑप्शन सी मुद्रा नीति और वित्तीय नीति दोनों की क्राउडिंग आउट इफेक्ट प्रभावी बनती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? यदि अर्थतंत्र तरलता पिंजर में होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में है वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है, ऑप्शन बी है मुद्रा नीति अधिक प्रभावशाली होती है, ऑप्शन सी है मुद्रा नीति और वित्तीय नीति दोनों को क्राउडिंग आउट इफेक्ट प्रभावी बनाती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन राइट क्या है? ए इज द राइट, वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है। ओके गाइस, आंसर है इसका ए इज द राइट। एक्सप्लेनेशन है, यदि अर्थतंत्र तरलता पिंजर होता है तो वित्तीय नीति अधिक प्रभावशाली होती है। राजकोषीय नीति या वित्तीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सार्वजनिक ऋण के उन क्रियाकलापों की विवेचना की जाती है जिनके द्वारा सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करती है। यही क्या है? अर्थतंत्र तरलता पिंजर में होता है। किसमें होता है? अर्थतंत्र तरलता पिंजर में होता है, वित्तीय नीति की अधिक प्रभावशालीता होने से। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे हो जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी
यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे को हो जाता है तो वह वस्तु अवश्य होगी ऑप्शन ए घटिया वस्तु, ऑप्शन बी पूर्णतया लोचकीय वस्तु, ऑप्शन सी सामान्य वस्तु, ऑप्शन डी गिफिन वस्तु। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। इसका राइट ऑप्शन ए इज द राइट, घटिया वस्तु हो जाएगी। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है ए इज द राइट। यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उपभोग वक्र पीछे की ओर जाता है तो वह घटिया वस्तु होगी, और यदि आय बढ़ाने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा उपभोग करे अर्थात उपभोग कम करे तो वह वस्तु घटिया कोटि की हो कही जाएगी। क्या कही जाएगी? घटिया कोटि की कही जाएगी। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, IS वक्र प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ है बच्चों। ऑप्शन ए वस्तु बाजार की समतुला, ऑप्शन बी मुद्रा बाजार की समतुला, ऑप्शन सी बॉन्ड मार्केट की समतुला, ऑप्शन डी श्रम बाजार की समतुला। ओके, समतुला। ओके गाइस, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। इसका राइट ऑप्शन है IS वक्र प्रतिनिधित्व करता है वस्तु बाजार की समतुला, वस्तु बाजार की समतुला की। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है ए इज द राइट है। IS वक्र वस्तु बाजार अथवा वास्तविक बाजार में संतुलन को प्रदर्शित करता है। आई एवं ब्याज दर के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पद होता है जिस पर अर्थव्यवस्था में कुल बचत कुल निवेश के बराबर होती है। इस वक्र की ढाल नकारात्मक होती है अर्थात ऋणात्मक होती है। IS वक्र और LM वक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, LM वक्र और IS वक्र। ओके, आइए आगे बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाला है। ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, या ऑप्शन डी सी UNTAD, या ऑप्शन डी UNDP। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा। UNDP। ओके गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाला UNDP ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके गाइस, इसको किसने दिया है? महबूब उल हक ने 1990 में दिया है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। इसका क्या है? सिंगर है, और AK सेन भी इसके सहयोगी अर्थशास्त्री है। महबूब उल हक के कौन कौन है? AK सेन व सिंगर हंस है। इन्होंने 3 चरणों में दिया है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन ए है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान या शैक्षणिक उपलब्धि। ऑप्शन 3 है जीवन निर्वाह का स्तर, HDI 1/3 जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षणिक सूचकांक प्लस इनकम। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ओके गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हेक्टर-ओहलिन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारण सापेक्ष वस्तुओं की कीमत और व्यापार में जो अंतर होता है वही अंतर व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच होता है। ऑप्शन ए साधनों की प्राप्ति, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी अभिरुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आएगा गाइस? बताइए राइट ऑप्शन क्या है। हेक्टर-ओहलिन सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए इज द राइट, साधनों की प्राप्ति। ऑप्शन ए इज द राइट, हेक्टर-ओहलिन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है
ए इज द राइट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधुनिक सिद्धांत हेक्टर ओहलिन का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधुनिक सिद्धांत किसका है बोलेंगे, क्वेश्चन ये इस टाइप से पूछ सकते हैं, तो हेक्टर ओहलिन का सिद्धांत है। हेक्टर ओहलिन सिद्धांत क्या बताते हैं, उत्पादन विशिष्टीकरण तथा प्रदेशों में व्यापार के ढांचे का प्रमुख निर्धारक तत्व साधन पूर्तियों की सापेक्ष पर्याप्त एवं इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों में पूंजी अधिक है वह पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, जिन देशों में श्रम अधिक है वह श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इस प्रकार दो देशों के बीच साधन संपन्नताओं के अंतर और परिणाम स्वरूप साधनों की सापेक्ष मांग और पूर्ति में अंतर द्वारा उत्पन्न सापेक्ष वस्तुओं के अंतर, कीमतों के अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुरंत कारण है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समाविष्ट वृद्धि का उद्देश्य कौन सी योजना दस्तावेज में दिया गया है। ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है 1 मार्च 2026 एमपी सेट में गाइस। ओके गाइस, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट वृद्धि का उद्देश्य रखा गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है गाइस। समाविष्ट वृद्धि का उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 थी। ओके गाइस, समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x को सामान्यतया वितरित किया जाए तो एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए टी वितरण, ऑप्शन बी काय वर्ग वितरण, ऑप्शन सी एफ वितरण, ऑप्शन डी पॉइसन वितरण। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, एफ वितरण। यदि एक्स को सामान्यतः वितरित किया जाए तो अनुसरण कौन सा करता है, एफ वितरण होता है। ओके गाइस, एफ वितरण के माध्यम से होता है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है एफ वितरण आएगा राइट, एक्स वर्ग। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिटिकल न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए लेबेस्टाइन, ऑप्शन बी रोजेस्टीन रोडन, ऑप्शन सी आर्थर लेविस, ऑप्शन डी मार्क्स। बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या है। क्रिटिकल न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के आपको एमपी सेट में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट, लेबेस्टाइन्स। ओके गाइस, लेबेस्टाइन्स, हार्वे लेबेस्टाइन्स ने किया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। एक्सप्लेनेशन से है, क्रिटिकल न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, हार्वे लेवेस्टीन्स ने किया है। प्रोफेसर लेवेस्टीन अल्प विकसित देशों को जड़ताबद्ध अवस्था का छुटकारा, क्या है, जड़ताबद्ध छुटकारा दिलाने की क्रांति का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन लेवेस्टीन ने अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र, क्या है, दुष्चक्र है ना, दुष्चक्र पाया जाता है। जो उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय संतुलन की स्थिति में बनाए रखना, इस दुष्चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय आवश्यक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाना, ताकि प्रति व्यक्ति आय उसे स्तर तक बढ़ सके जिससे कि अर्थव्यवस्था सतत विकास की स्थिति में बनी रहे। एसटीजी गोल्स कितने हैं, 17 हैं। लक्ष्य क्या है, 2030। ओके, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन क्या आएगा, बी इज द राइट, प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि। क्या आएगा, प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि आर्थिक विकास प्रक्रिया से रिलेटेड है। ओके गाइस,
एक्सप्लेनेशन से है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि से रिलेटेड है। जीडीपी की वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का पता चलता है। इससे देश की मजबूती का पता लगाया जाता है, जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है और निवेश भी बढ़ता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि के लिए घातक है। ओके, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि के लिए घातक है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिश्रेयन रिग्रेशन आर वर्ग के बीच का अनुपात है। बताइए गाइस। ऑप्शन ए व्याख्यात एवं कुल विचरण, ऑप्शन बी व्याख्यायित एवं अव्याख्यायित विचरण, ऑप्शन सी अव्याख्यायित एवं कुल विचरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, व्याख्यायित एवं कुल विचरण इज द राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड पीवाईक्यूज है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी हरात्मक माध्य, ऑप्शन डी माध्यिका। बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आएगा? निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट, माध्यिका के माध्यम से इसकी गणना की जाती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है, इसकी गणना माध्यिका के माध्यम से की जाती है, माध्यिका के द्वारा की जाती है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए खाद्यान्न का निर्यात, ऑप्शन बी खाद्यान्न का आयात, ऑप्शन सी खाद्यान्न सुरक्षा, ऑप्शन डी खाद्यों की गुणवत्ता। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बताइए, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट, खाद्य सुरक्षा। सी इज द राइट, सार्वजनिक वितरण का मुख्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन से है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना, ताकि वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक पहलू एवं गुणात्मक पहलू के समाधान के लिए भारत सरकार ने 3 खाद्य सुरक्षा आधारित सुरक्षा जाल अपनाए हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, और 2 है समेकित बाल विकास, ICDS। ऑप्शन 3 है दोपहर भोजन कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला। ओके गाइस, ICDS और मिड डे मील, ICDS है ना। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ओके गाइस, 1975 है ना, 2 अक्टूबर 1975 है, सॉरी। ICDS की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 में। अक्टूबर। ओके गाइस, मिड डे मील की कब हुई है? ये क्या करता है? 6 वर्ष के बच्चों के लिए और उनकी माताओं को स्वस्थ पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये वाली योजना जो चलाई गई है बाल कुपोषण और मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू की गई थी। ICDS सेवाएं मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? आंगनवाड़ी के द्वारा, आंगनवाड़ी। ओके गाइस, जानते हैं मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है, 15 अगस्त। ओके गाइस, 15 अगस्त 1995 में हुई है। यह योजना कब से शुरुआत हो गई थी? 1925 से ही स्टार्ट हो गई थी, है ना, मद्रास नगर निगम के द्वारा
स्कूलों में दिया जाता है मिड डे मील, है ना। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण की सहायता की जाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी नियंत्रित करता है। सेबी नियंत्रित करता है, बताएगा इस ऑप्शन ए कंपनियों द्वारा लिए गए सार्वजनिक निर्गम, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना, ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाहरी व्यापारिक सौदों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट, स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सी इज द राइट है ना, सी राइट है। आंतरिक एवं बाहरी व्यापारिक सौदों को नियंत्रित करना। ओके गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, है ना, सेबी आंतरिक और बाह्य व्यापारिक सौदों को नियंत्रित करता है, पूंजी बाजार में निवेश संरक्षण प्रदान करता है, निवेश में विश्वास बनाए रखता है और 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी और 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश जारी और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। 30 जनवरी को इसे संवैधानिक दर्जा मिला है 1992 में। और कब से स्टार्ट हो गई थी, 12 अप्रैल 1988 से स्टार्ट हो गई थी और कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कृषि धारक कर लगाने की सिफारिश किस कमेटी ने की है। बताइए, ऑप्शन ए टंडन कमेटी, ऑप्शन बी राज कमेटी, ऑप्शन सी केलकर कमेटी, ऑप्शन डी दांतेवाला कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां, एक समिति 100% 1 मार्च को आएगी गाइस। बताइए, भारत में कृषि धारक कर लगाने के लिए, कृषि पर कर लगाने की सिफारिश कौन सी कमेटी के द्वारा की गई थी। बताइएगा इस बी इज द राइट, राज कमेटी के द्वारा कृषि पर कर लगाई गई। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, राज कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा कृषि पर लगाया गया था कर भारत में, राज कमेटी के माध्यम से लगाया गया था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए हेबरलर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रिकार्डो, ऑप्शन डी हेक्चर ओहलिन। बताएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन ए इज द राइट, हेबरलर के द्वारा। ओके गाइस, आइए इसका एक्सप्लेनेशन से है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, हेबरलर ने किया है ना। यदि एक्स कोई देश वस्तु, है ना, वस्तु क्या है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो एक्स वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु यानी वाई वस्तु से उसकी मात्रा में बराबर होगी और जो उसे वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़ने पड़ेगी। इस प्रकार दोनों वस्तुओं की परस्पर विनिमय दर उसकी अवसर लागत के रूप में व्यक्त की जाती है। विभिन्न लागत स्थितियों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र का रूप यह निश्चित करता है कि अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर उसे प्राप्त होने वाले लाभ क्या है ना, ये बताता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अवसर लागत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लाई हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28,
1991 के उपरांत भारत में विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किए गए हैं? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी CN वकील, ऑप्शन सी PR ब्रह्मानंद, ऑप्शन डी जगदीश भगवती। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1991 के उपरांत भारत में विभिन्न व्यापार सुधार किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट, मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन से है 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे निजात पाने के लिए IMF एवं वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में परिवर्तन लाने की बात की, ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन लाया जा सके। इसे ही नई आर्थिक नीति कहा गया है। इसके द्वारा कई क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास भी किया गया है। यह सभी कार्य माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। बताइए गाइस इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1956। क्या आएगा? 1956। भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 से स्टार्ट की गई थी। ओके गाइस, एक्सप्लेनेशन से है भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 से प्रारंभ हुई थी। 31 अक्टूबर 1957 के बाद से आरबीआई एक्ट में एक संशोधन के अनुसार पत्र मुद्रा के पीछे अब सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड़ रुपये दिया गया। यह राशि कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, जिससे 115 करोड़ रुपये मूल्य का सोना होना आवश्यक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मौद्रिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, ऑप्शन बी कीमत स्थिरता प्राप्त करना, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार को विनियमित करना, ऑप्शन डी विनिमय दर को स्थिर करना। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? भारत में मौद्रिक नीति उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट, विदेशी व्यापार को विनियमित करना इनका भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक विकास की गति बढ़ाना उद्देश्य है, कीमत स्थिरता प्राप्त करना ये भी उद्देश्य है, विनिमय दर को स्थिर करना ये भी भारत की मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस है भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक विकास है, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना है, मूल्य स्थिरता है, मुद्रा की तटस्थता है और पांचवा है भुगतान संतुलन एवं स्थिरता। अतः विदेशी व्यापार को विनियमित करना भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से है। ऑप्शन ए आयातों में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन बी निर्यात में धीमी वृद्धि, ऑप्शन सी विनिमय दर की अस्थिरता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए गाइस, भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा किस कारण से है? बताइए। उपरोक्त सभी। आयातों में निरंतर वृद्धि, निर्यात में धीमी वृद्धि, विनिमय दर की अस्थिरता, उपरोक्त सभी के माध्यम से भारत में भुगतान संतुलन का घाटा है। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन से है आयातों में निरंतर वृद्धि, निर्यात में धीमी वृद्धि और विनिमय दर की अस्थिरता। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन ए कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन बी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य से ज्यादा है, ऑप्शन सी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता उच्च है, ऑप्शन डी कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता इकाई है। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या है? आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, जो आपको 1 मार्च 2026 को इकोनॉमिक्स में 100% देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स पेपर में। ओके गाइस, बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट, कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है अल्प विकसित देशों में छद्म बेरोजगारी का अर्थ है
सीमांत उत्पादकता शून्य, यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से हटाकर अन्य क्षेत्र में भेजे जाने की कृषि क्षेत्र की उत्पादकता प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य क्षेत्र में भेजे जाने से नहीं पड़ता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सूची है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एमपी सेट में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, है ना गाइस, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सूची दी हुई है 1 और 2 दोनों में, इसमें मिलान करना है। जे एम्किंस की कौन सी बुक्स है, डेविड रिकार्डो की कौन सी है, एडम स्मिथ की कौन सी है और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की कौन सी है। एडम स्मिथ की कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशंस, या फिर बताइए, जैसे अपने को पता है एडम स्मिथ की कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशंस गाइस, है ना। जे एम्किंस और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की भी पता होगी। जे एम्किंस की कौन सी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। और जॉन रॉबिन्सन की कौन सी है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की कौन सी, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कौन सी है, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये आंसर दिए हुए हैं, है ना। जे एम्किंस कौन सी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक क्वेश्चन 100% इस टाइप से आएगा गाइस, है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, तत्व उत्क्रमण परीक्षण निम्नांकित में से किसके द्वारा संतुष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए लास्पियर्स का सूचकांक, ऑप्शन बी फिशर का सूचकांक, ऑप्शन सी मार्शल एजवर्थ का सूचकांक, ऑप्शन डी पासे का सूचकांक। बताइए गाइज इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। राइट ऑप्शन क्या है गाइज इसका, ऑप्शन बी इज द राइट। फिशर का सूचकांक तत्व उत्क्रमण परीक्षण में संतुष्ट किया जाता है किसके द्वारा, फिशर सूचकांक के द्वारा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन से है गाइस, फिशर के सूचकांक का परीक्षण। फिशर सूचकांक तत्व उत्क्रमण परीक्षण तथा समय उत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है, इसी कारण इसे आदर्श सूचकांक भी कहते हैं। F बराबर √L/P है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लेफर वक्र किसका मापन करती है। ऑप्शन ए कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध, ऑप्शन बी समग्र कर एवं समग्र आय कर, है ना, समग्र कर एवं समग्र आय कर राजस्व, या ऑप्शन सी कुल कर भार कुल भुगतान भार, या ऑप्शन डी कुल आय या कुल व्यय। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा। लेफर वक्र किसका मापन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट, कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध का मापन करते हैं। लेफर वक्र के द्वारा मापन किया जाता है गाइस। आइए आगे बढ़, एक्सप्लेनेशन दिया है लेफर वक्र के बारे में। कर राजस्व के बीच संबंध मापन करती है। लेफर वक्र का विकास आर्थर लेफर ने किया है। आर्थर लेफर का कहना है कि कर की सीमांत दर एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो आय कर राजस्व घटने लगता है। इस लेफर ने एक वक्र से बताया है कि इस वक्र के आकार से पता चलता है कि कर की सीमांत दर में शून्य होने पर कर राजस्व भी शून्य हो जाता है। कर की सीमांत दर 100% हो जाती है तब उसे स्थिति में भी कर राजस्व शून्य हो जाता है। उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, कर सीमांत दर 100% हो जाती है तो कर राजस्व शून्य हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में कोई व्यक्ति कुछ भी श्रम नहीं करता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए कीमतों के साथ, ऑप्शन बी आय के साथ, ऑप्शन सी मुद्रा की आपूर्ति के साथ, ऑप्शन डी मुद्रा की मांग के साथ। बताइएगा इस मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। ऑप्शन डी इज द राइट, मुद्रा की मांग के साथ। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक्सप्लेनेशन से है। मिल्टन फ्रीडमैन ने 1959 में प्रकाशित अपना लेख
द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेस्टिमेंट में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का एक विशेष मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मुद्रा परिमाण सिद्धांत शिकागो व्याख्यान के नाम से भी जाना जाता है। शिकागो व्याख्यान, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिकागो व्याख्यान मुद्रा परिमाण किसने करा है? मिल्टन फ्रीडमैन के उसमें किया गया है। ओके गाइस, इनकी लेख कौन सी है? द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेस्टमेंट। ओके, ये क्या करते हैं? उपयोगिता उस पर प्रदत्त सेवाएं उसकी लागत पर निर्भर होती है। इस तरह मुद्रा की मांग भी इन्हीं कर्म पर निर्भर करती है। इस तरह फ्रीडमैन मुद्रा को एक उपभोग वस्तु के रूप में मानते हैं और उसकी मांग के वास्तविक स्तर पर, न कि मौद्रिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, उसकी वास्तविक स्थिति पर करते हैं, न कि मौद्रिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना? स्तर है ना, मौद्रिक स्तर पर नहीं करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं किस पे करते हैं? वास्तविक स्तर पर, न कि मौद्रिक स्थिति पर, स्तर पर करते हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन से है मिल्टन फ्रीडमैन समीकरण का दिया हुआ है, इनका फॉर्मूला है ये, है ना? इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एकाधिकार फर्म की सीमांत आय, है ना, सीमांत एकाधिकार फर्म की सीमांत आय कीमत से कम होती है या क्यों कम होती है ये बताना है। ऑप्शन ए, मांग वक्र का ढलान सकारात्मक होता है। ऑप्शन बी, मांग वक्र का ढलान नकारात्मक होता है। ऑप्शन सी, एकाधिकार को हानि होती है, या ऑप्शन डी, एकाधिकारी संतुलन में होता है। बताइए गाइस, एकाधिकार फर्म की सीमांत आय कीमत से कम क्यों होती है? बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट गाइस, मांग वक्र का ढलान नकारात्मक होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र सीमांत आय वक्र का आधार अक्षय समांतर और सरल रेखा होती है, जबकि एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र नीचे गिरती हुई होती है। एक अधिकारी में सीमांत आय सदैव कीमत से कम होता है, क्योंकि एकाधिकारी का मांग वक्र औसत आय वक्र का एक ही होता है, जो नीचे की ओर ऋणात्मक दल का होता है। यदि एकाधिकारी अपनी कीमत या उत्पादन में परिवर्तन करेगा तो उसका प्रभाव सीमांत आय पर पड़ेगा। इसकी निम्न समीकरण से समझ सकते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 38, यदि मुद्रा की मांग पूर्णतया ब्याज लोच निरपेक्ष है तो तरलता मुद्रा LM वक्र होगा। बताइए गाइस, ऊपर की ओर ढलान लिए हुए होगा, नीचे की ओर ढलान लिए हुए होगा, या समस्त रेखीय होगा? बताइए। ऑप्शन डी, खड़ी रेखा होगी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? खड़ी रेखा होगी। ऑप्शन डी इज द राइट गाइस, डी इज द राइट, खड़ी रेखा होगी। कैसी होगी? यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है तो तरलता मुद्रा LM वक्र कैसा होगा? खड़ी रेखा होगी। कैसे होगी? LM वक्र की रेखा खड़ी होगी। ओके गाइस, LM वक्र है ना, LM कर्व कैसा होगा? खड़ी होगी, LM कर्व। ओके, ब्याज और आय, है ना, खड़ी होगी ये LM वक्र। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है, यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है तो तरलता मुद्रा का वक्र LM खड़ी रेखा होगी। ओके, कैसे होगी? खड़ी रेखा होगी। ओके गाइस, यहाँ ब्याज होगा और यहाँ आय रहेगी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 39, रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में तुलनात्मक लागत लाभ इस कारण से होता है। रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में तुलनात्मक लागत लाभ इस कारण से होता है। ऑप्शन ए, मजदूरी लागत में अंतर। ऑप्शन बी, कारक इंडोमेंट में अंतर। ऑप्शन सी, कारक मूल्य पर परिभाषित कारक प्रचुरता, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट, मजदूरी लागत में अंतर होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। रिकार्डो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्डो कहते हैं लागत में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध निर्धारित करता है। ओके, रिकार्डो क्या कहते हैं? दो देशों के बीच व्यापार संबंध को निर्धारित करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 40, डार्विन वाटसन सांख्यिकी का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विषमता, ऑप्शन बी सहसंबंध, ऑप्शन सी बहुसंबंध, ऑप्शन डी सामान्यता नॉर्मेलिटी। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन आएगा डार्विन वाटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सहसंबंध आएगा। ओके, सहसंबंध आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन से है, यदि DW का मान 2 के करीब है तो कोई सहसंबंध नहीं है, यदि यह 0 के करीब है तो धनात्मक सहसंबंध होगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते, इसकी व्याख्या है गाइस, है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रेटन मॉडल और कुर्नो मॉडल में मुख्य अंतर क्या है? ब्रेटन मॉडल और कुर्नो मॉडल में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए ब्रेटन में फर्म मात्रा यानी क्वांटिटी पर प्रतिस्पर्धा करती है। ऑप्शन बी ब्रेटन में फर्म कीमत प्राइस पर प्रतिस्पर्धा करती है। ऑप्शन सी कुर्नो में फर्म कीमत तय करती है। या ऑप्शन डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ब्रेटन मॉडल और कुर्नो मॉडल में मुख्य अंतर है, बताना है। ऑप्शन दिए हैं, बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन में फर्म मात्रा का प्रतिस्पर्धा करती है। यह ऑप्शन बी है ब्रिटेन में फर्म कीमत पर प्रतिस्पर्धा करती है। ऑप्शन सी है कुर्नो में फर्म कीमत तय करती है। यह ऑप्शन डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। ब्रिटेन में फर्म ब्रिटेंड है ना, ब्रिटेंड में फर्म कीमत प्राइस पर प्रतिस्पर्धा करती है। ओके गाइस, इसकी डिटेल जानते हैं। आइए, कुर्नो मॉडल उत्पादन की मात्रा पर आधारित है जबकि ब्रिटेंड मॉडल कीमत प्रतिस्पर्धा पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मॉडल से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 43, स्थायी आय परिकल्पना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अनुसार क्षणिक आय ट्रांजिशनरी इनकम में वृद्धि का उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए उपभोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, MPC बराबर 0। यह ऑप्शन सी उपभोग कम हो जाता है। यह ऑप्शन डी बचत कम हो जाती है। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? बताइए गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट। उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्थायी आय परिकल्पना से। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार है, लोग केवल स्थायी आय के आधार पर उपभोग बढ़ाते हैं, अचानक मिली लॉटरी या बोनस से नहीं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 44, सोलो ग्रोथ मॉडल में स्वर्ण नियम स्तर गोल्डन रूल्स लेवल वह है जहां ऑप्शन ए निवेश अधिकतम हो, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम हो, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि 0 हो, ऑप्शन डी तकनीकी प्रगति स्थिर हो। बताइए गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट गाइस। प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम होगा। सोलो ग्रोथ मॉडल स्वर्ण नियम स्तर गोल्डन रूल नियम कब होता है? प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। इसकी व्याख्या है, F कोष्टक में K बराबर N प्लस G प्लस बटे DELTA डेल्टा, जहां प्रति व्यक्ति उपभोग उच्चतम स्तर पर होता है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कथन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है एकाधिक कार्य में MR क्या है? छोटा है P से होता है। तो फिर कारण दिया हुआ है R, फर्म को अधिक बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है।
बताइए। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही है, बताइए। या फिर ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, बताइए गाइस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए इज द राइट। ए और आर दोनों सही है। एकाधिकार में एम आर अगर छोटी है तो पी यानी प्राइस होता है बड़ा। ओके, बढ़ती है। प्राइस क्या होती है? बढ़ती है। फर्म को अधिक बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? शुद्ध सार्वजनिक वस्तु प्योर पब्लिक गुड्स की दो अनिवार्य अवस्थाएं हैं। क्या है बताना है। ऑप्शन ए प्रतिद्वैधिता और अपवर्जन, या ऑप्शन बी गैर प्रतिद्वैधिता और गैर अपवर्जन, ऑप्शन सी है लाभ और लागत, ऑप्शन डी है निजी स्वामित्व और बाजार मूल्य। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्या आएगा गाइस? ऑप्शन बी इज द राइट, गैर प्रतिद्वैधिता और गैर अपवर्जन। ओके, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की दो अनिवार्य विशेषताएं हैं। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 47, न्यू केंशियन अर्थशास्त्र में मेन्यू लागत, मेन्यू कास्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति की लागत, ऑप्शन बी कीमतों की चिपचिपाहट, ऑप्शन सी उत्पादन की सीमांत लागत, ऑप्शन डी विज्ञापन व्यय। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट गाइस, कीमतों की चिपचिपाहट। क्या आएगा? कीमतों की चिपचिपाहट, प्राइस रिजिडिटी। न्यू केंशियन अर्थशास्त्र में मेन्यू लागत। ओके, कास्ट, मेन्यू कास्ट, कास्ट्स है ना, लागत। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट है। फर्म छोटी लागतों जैसे नया मेन्यू छापना के कारण कीमतों के तुरंत नहीं बदलती, जिससे कीमतें स्टिकी हो जाती है ना, स्टिकी हो जाती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 तक ही थे गाइस। ओके, आज इतना ही, और आगे पार्ट 2 करेंगे। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे गाइस। अच्छे से करिए, अच्छे पढ़िए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, ये आपको ये वाली PDF आपको मेरे विजन GK विद इकोनॉमिक्स चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।